कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बकरी की नस्लों को पढ़ा था और आज जो है डेयरी की क्लास में भेड़ की नस्लें पढ़ेंगे। तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि डॉकिंग क्या होता है या किससे संबंधित है, या ये कह सकते हो कि जो भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो ट्रिपल पर्पज हेतु पाली जाती है, या भारत में सबसे महीन ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, या सबसे अच्छा मांस किस भेड़ का होता है। ये तमाम क्वेश्चन हैं जो आज हम इन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भारतीय नस्लें हैं उसका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। जो भेड़ है उसका जूलॉजिकल नेम है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, ओविस एरीज है। इसके जो गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 54। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिजीनियस शेप ब्रीड, कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय भेड़ें हैं उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो देखिएगा जो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है इसमें, वो भी इनके जन्म स्थान के आधार पर या प्राप्त स्थान का जो क्षेत्र है, रीजन है, जिस जिस क्षेत्र में जो भेड़ें पाई गई हैं उसके अनुसार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए कौन कौन सी नस्लें आती हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र की भेड़ें, कहने का मतलब ये है जो हिमालय क्षेत्र की भेड़ें हैं इनका जन्म स्थान जो है वो आपका कश्मीर या हिमालय क्षेत्र के आसपास ही मिलेगा। अब हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी नस्लें आती हैं, एक तो आपका हो गया रामपुर भूसियर, भाकरवाल, गुरेज, भदरवाह या गद्दी। अब याद रखिएगा भदरवाह या गद्दी। इसके बाद करना, इसके बाद जो बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की भेड़ें, जो ये भेड़ें हैं इसमें देखिए कौन कौन सी नस्लें आती हैं। चोकल है, हिसारडेल है, बीकानेरी है, सोनादी है, नाली है, मगरा, कच्छी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी। इसके बाद इसी क्रम में दक्षिणी क्षेत्र की भेड़ें जो हैं वो मंड्या है, नेल्लौरी है, नीलगिरी है, दक्षिणी व दक्षिणी, बेलारी, कोयम्बटूर, बैनूर। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र की जो भेड़ें हैं उसमें आती है शाहवादी, लोही। अब हम जो बात कर रहे हैं जो आपको यहां पर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि ये जो निशान लगे हैं ये किस लिए निशान लगे हैं, तो मैं इसको शार्ट में आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो प्रोडक्शन इससे प्राप्त होता है वो भी यहां पर क्लासिफिकेशन चार्ट में दिया गया है, वो भी इस चिन्ह से आइडेंटिफाई है। अब देख लीजिएगा जो जिस भी भेड़ की नस्ल में ये सही का निशान लगा है तो उसको आप ये समझिए कि वे भेड़ की नस्लें जो हैं क्या क्या मिल रहा है उससे दूध प्राप्त और हो रही है। दूध वाली जो बोल सकते हो दूध वाली भेड़ की नस्लें, दूध भी प्राप्त हो रहा है और ऊन भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा ये स्टार लगा है, जो स्टार लगा है इनसे, स्टार का मतलब समझ रहे ना, स्टार इसका मतलब ये है कि जो कुछ भेड़ें हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मांस प्राप्त हो रहा है। तो मांस वाली भेड़ें, अब मांस वाली भेड़ें, अब जिसमें कोई भी निशान नहीं लगा है वो किस लिए पाली जा रही हैं, वो ऊन के लिए पाली जा रही हैं। विशेष तौर पे जितनी भी भेड़ें हैं, अधिकतर आपकी जो भेड़ें हैं वो ऊन के लिए पाली जाती हैं। अब इसमें देखने वाली ये बात है कि अगर क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से कह दिया जाए तो एक तो आपका हो जाएगा दूध वाली भेड़ें, दूसरा हो जाएगा मांस वाली और तीसरा हो जाएगा ऊन वाली। अब हम आगे क्रम में जो बात कर रहे हैं वो जो भी भेड़ें हैं उनका डिस्क्रिप्शन, तो हम बात कर रहे थे कि जो इन भेड़ों का डिस्क्रिप्शन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो एक टेबुलर फॉर्म में है और बहुत ही शार्ट में है। देखिएगा तो जो भाकरवाल है जो इसका जन्म स्थान है वो हिमालय की निचली पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पर पाई गई थी और इसका जो ऊन उत्पादन है 1.5 से 2 kg प्रति वर्ष। और जो बात करें अगर हम भाकरवाल की, तो इसका जो भाकरवाल नाम है वो क्यों पड़ा, तो भाकरवाल जो नाम है वो गैड़िए की एक जाति होती है, उसकी के नाम पे इसका नाम भाकरवाल पड़ा। इसके बाद गुरेज है, जो गुरेज है, गुरेज का जो जन्म स्थान है कश्मीर का गुरेज क्षेत्र है, इसका ऊन उत्पादन है जो
वो 1.5 kg प्रति वर्ष है। इसकी एक खास विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये जो कश्मीरी भेड़ों में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है। कश्मीरी क्षेत्र की में जितनी भी भेड़ें आती हैं वो कैसी है, सबसे भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है। इसके बाद भदरवाह या गद्दी, इसका जो ओरिजिन प्लेस है कश्मीर की भदरवाह तहसील। जो ऊन उत्पादन है वो 1 से 1.5 kg प्रति वर्ष। जो इसकी ऊन है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू साल व कंबल बनाने के लिए। कुल्लू साल व कंबल बनाने के लिए, कुल्लू साल आप समझते हैं जो बहुत ही सर्दी पड़ती है, वो जो सालें होती हैं बहुत ही गर्मी प्रदान करती हैं, वो ठंडे प्रदेशों में यूज की जाती हैं अधिकतर। इसके बाद हिसार डेल, बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है हिसार डेल, कई बार क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। जो इसका ओरिजिन प्लेस या ये कह सकते हो जो इसका क्रॉस है, ये राजकीय पशुधन फार्म हिसार में तैयार की गई थी। जो इसका क्रॉस है वो क्रॉस ये है कि जो बीकानेरी मादा थी और उसका मैरिनो जो विदेशी नस्ल का नर है उसके साथ क्रॉस करके तैयार की गई थी। कहां पर तैयार की गई थी, हिसार में तैयार की गई थी। और इसका जो ऊन उत्पादन है वो 2 से 2.5 kg प्रति वर्ष है। अब बात करते हैं जिसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो इसकी ऊन है तो ऊन जो है वो किसके लिए तैयार की जाती है, तो इसका प्रयोग जो है गारमेंट वूल है, इससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गारमेंट वूल किससे प्राप्त होती है, तो सीधे से आप जवाब देना है हिसार डेल। इसके बाद बीकानेरी, बीकानेरी जो भेड़ की नस्ल है इसका जन्म स्थान है राजस्थान। जो इसका ऊन उत्पादन है वो 2 से 3 kg, 2 से 3 kg प्रति वर्ष ऊन उत्पादन है। इसकी जो ऊन है उसका प्रयोग किया जाता है कालीन बनाने में। कालीन बनाने में समझ रहे हैं अब, कालीन बनाने मतलब गलीचा बनाने में, जो आपने देखा होगा लान वगैरह में, नहीं जो जिसको ये बोल सकते हो कि जो बिछाई जाती है फील्ड में दरी, उसको बोल सकते हो। तो कालीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कालीन बनाने में प्रयोग क्यों किया जाता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण होगा जो कालीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो वो कारण ये है जो इसकी ऊन होती है वो काफी कैसी होती है, खुरदरी होती है, इसलिए इसमें प्रयोग किया जाता है कालीन बनाने में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो नस्ल है वो है नीलगिरी, इसका जन्म स्थान है नीलगिरी क्षेत्र और जो ऊन उत्पादन है 1 kg प्रति वर्ष है। और ये आपकी जो दक्षिण भारत की सबसे महीन ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ की नस्ल है। दक्षिण भारत की जितनी भी दक्षिण भारत में भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं उसमें सबसे महीन ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट जो है वो आपकी है दक्कनी भेड़। दक्कनी भेड़ ये जो है आपकी महाराष्ट्र में पाई गई थी, महाराष्ट्र में पाई गई थी। इसका जो ऊन उत्पादन है 700 ग्राम है प्रति वर्ष। अब जो इसकी खास विशेषता है अन्य भेड़ों की तुलना में बहुत ही ये अलग है। जो इसकी खास विशेषता है वो विशेषता ये है कि ये भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए पाली जाती है। जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसको मेंटेन करने के लिए कैसे मेंटेन करती है, वो ऐसे मेंटेन करती है कि ये दिन भर जो भेड़ें होती हैं फील्ड में चरने जाती हैं और शाम के समय एक ही खेत में या किसी जैसी के खेत में बैठाई जाती हैं, वहीं पर डेली बैठाई जाती हैं। उसके बाद फिर 10, 15, 20 दिन बाद उस खेत की क्या कर दी जाती है, प्लॉइंग कर दी जाती है, जुताई कर दी जाती है, जिससे कि उसकी बिस्टा और यूरिन जो होती है तो उसी खेत में मिल जाती है। इसके बाद जो है वो लोही नस्ल है। लोही का है जो ओरिजिन प्लेस है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मांड गोमरी क्षेत्र है। जो इसका ऊन उत्पादन है 2.5 से 3 kg। अब ध्यान रखिएगा ये ट्रिपल पर्पज हेतु पाली जाती है। ये तीनों पर्पज हैं इसके साथ में। 3 पर्पज कौन कौन से हैं, दूध भी देती है और मांस भी और ऊन भी देती है। ठीक है, बहुत पूछा जा चुका है कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो तीनों उद्देश्य के लिए पाली जाती है। तो 3 उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपकी हो जाएगी लोही। इसके बाद बारी आती है नेल्लोर की। जो नेल्लोर भेड़ की नस्ल है जो इसका जन्म स्थान है वो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि ये भारतीय भेड़ें जितनी भी हैं, भारतीय भेड़ में सबसे भेड़ की ऊंची नस्ल है। जितनी भी भारत में भेड़ की जो 26 नस्लें हैं, भेड़ की कितनी नस्लें हैं भारत में, 26 नस्लें हैं। इन 26 नस्लों में
भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। अब सबसे ऊंची नस्ल है, इसके बाद जो एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छा मांस किस भेड़ से प्राप्त होता है, तो ये है आपका मटन जो सबसे अच्छा है वो किससे प्राप्त होता है, नेल्लोर से। और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, जिससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, तो कौन सी हो जाएगी, नेल्लोर हो जाएगी। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जो भेड़ की विदेशी नस्लें हैं उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा जो भेड़ की विदेशी नस्लें हैं उसमें सबसे पहले है जो मैरिनो है। जो मैरिनो भेड़ की बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। इसका जो जन्म स्थान है वो स्पेन है। अगर स्पेन नहीं दिया जाता है तो आपका ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। जो इसका ऊन उत्पादन है वो 8 से 10 केजी है, 8 से 10 केजी प्रति वर्ष। अब याद रखिएगा जो सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, मैरिनो। सबसे अधिक ऊन उत्पादन जो विश्व में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, मैरिनो है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इससे बनता है जो सबसे महीन ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। जो विश्व में सबसे अधिक महीन ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ की नस्ल है कौन सी है, मैरिनो है। इसके बाद जो दूसरा है वो रेम्बुलेट जो भेड़ की नस्ल है उसका ओरिजिन प्लेस है स्पेन। जो इसका ऊन उत्पादन है वो 4 केजी प्रति वर्ष है। ये भी बहुत ही महीन ऊन उत्पादन करती है और ये ओनली ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट है कोरीडेल। जो कोरीडेल है इसका जो जन्म स्थान है न्यूजीलैंड है। जो ऊन उत्पादन है वो 4 से 5 केजी। अब ये डुअल पर्पस की ब्रीड है, तो डुअल पर्पस में इससे ऊन और मांस दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद जो लिस्टर है इसका जो ओरिजिन प्लेस है इंग्लैंड है। इसकी जो ऊन उत्पादन क्षमता है वो 3 से 4 केजी प्रति वर्ष। ये भी आपकी डुअल पर्पस ब्रीड है, इससे भी ऊन और क्या प्राप्त हो सकता है, मांस प्राप्त हो सकता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इसमें चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही अधिक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिएगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे पूछा जाता है कि डॉकिंग किससे संबंधित है, डॉकिंग किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है भेड़ से। इसमें डॉकिंग होता क्या है समझ लीजिए। भेड़ में पूंछ हटाने की क्रिया पूछा जाता है कि जो भेड़ होती है उसमें पूंछ हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, डॉकिंग कहलाती है। और डॉकिंग क्यों करते हैं तो हम लोग जान रहे हैं डॉकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि इससे हमें क्या प्राप्त करनी है, उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त करनी है। और ऊन प्राप्त करने के लिए हमें डॉकिंग की आवश्यकता पड़ती है। और जो डॉकिंग की जाती है किसके थ्रू की जाती है, अब याद रखिएगा कोई कैंची या ब्लेड से नहीं की जाती है। कैंची या ब्लेड से कभी करने लोगों को अगर मौका मिल जाए तो ऐसा नहीं है। जो आपका इलस्ट्रेटर होता है, रबड़ का छल्ला होता है, वो क्या किया जाता है, जो भेड़ होती है उसके पूंछ पर चढ़ा दिया जाता है। जो भेड़ होती है जो, और ये ध्यान रखिए ये जो कब की जाती है, डॉकिंग जो है वो कब की जाती है, तो जाहिर सी बात है ये डॉकिंग की क्रिया उस समय की जाती है जब बच्चे जो मेमना होता है उसकी आयु 2 से 3 दिन का होता है। 2 से 3 दिन की आयु में 2 से 3 दिन की आयु में डॉकिंग की प्रक्रिया की जाती है। और क्या किया जाता है, रबड़ का जो छल्ला इलस्ट्रेटर होता है पूंछ में चढ़ा दिया जाता है और पूंछ क्या होती है, ऑटोमेटिक अपने आप से सूख कर गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, सूख कर, क्योंकि उसमें रक्त का संचालन बंद हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है।
केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर, राजस्थान। अंबिकानगर, राजस्थान। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अंबिकानगर, राजस्थान। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो भेड़ का मेल है, नर भेड़ जिसको मेढ़ा बोलते हो, मेढ़ा प्रजनन काल में कितनी भेड़ों के साथ रह सकता है? तो प्रजनन काल में जो 40 से 50 भेड़ों के रेबड़ में एक मेढ़ा पर्याप्त है। जो नर मेढ़ा है वो प्रजनन काल में 40 से 50 भेड़ों के रेबड़, जो भेड़ों का झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? रेबड़ कहते हैं। तो कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 भेड़ों का एक झुंड है, उसमें एक मेढ़ा जो होता है वो पर्याप्त होता है। अब अगर बात की जाए कि जो प्रजनन काल में जो मेढ़ा होता है उसको राशन कितना दिया जाना चाहिए, अगर राशन की बात की जाए तो जो प्रजनन काल में जो मेढ़ा होता है उसको लगभग 650 ग्राम दाना प्रतिदिन 650 ग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो भेड़ है उसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो कितने दिन का होता है? 150 दिन। गर्भकाल कितने दिन का होता है? 150 दिन का। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि भेड़ का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है? तो 150 दिन का होता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो भेड़ है उसका मांस, जो भेड़ है, भेड़ का मांस कहलाता है, क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। भेड़ का जो मांस है वो मटन कहलाता है। इसके बाद अब बात आती है इसमें बधियाकरण की। तो जो मेमना होता है उसको, मेमना जो होता है उसकी बधियाकरण की आयु, अगर हम बात करें कि बर्डिजो कैस्टेटर के माध्यम से, तो उसके माध्यम से 6 माह की आयु में बधियाकरण किया जाता है। और ये आपका जो भेड़ है यहीं से समाप्त होता है। हम लोगों ने अगर बात की जाए डेयरी में तो गाय, भैंस और जो बकरी और भेड़ ये सभी सबकी नस्लें पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में अगर बात करेंगे तो उसमें हम पोल्ट्री पे बात करेंगे, मुर्गी के बारे में जानेंगे, उसमें कौन सी कैसी नस्लें हैं, क्या हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत ही धन्यवाद।